ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जिस मूवी का नाम है एवरेस्ट। इस मूवी में बस सच्चाई को दिखाया गया है कि कैसे इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। 1953 में पहले दो इंसान ऐसे थे जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे, जिनका नाम था एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि 1992 में रॉब नाम के आदमी ने इसे अपना बिजनेस बना लिया था। सन 1996 में रॉब एक और टीम से एवरेस्ट में जाने के लिए तैयार होता है, तो रॉब की पत्नी रॉब से कहती है कि जल्दी वापस आना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो रॉब कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और वो अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है। अब तारीख होती है 30 मार्च 1996। अब रॉब की टीम के साथ कई लोग होते हैं, ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं। इनका पूरा सफ़र 40 दिन का है और इन्हें 10 जून की दोपहर तक एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचना होगा। अब काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर से 9383 फीट ऊंचाई एक जगह लूकला पर पहुंचते हैं। इसके बाद ये सब पैदल ऊपर जाते हैं और 17,600 फीट की ऊंचाई पर अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई देशों के अलग अलग लोग होते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 21,300 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है। दरअसल जो कंपनी इन एवरेस्ट पर ले जा रही होती है वो अलग अलग जगह पर कैंप लगा कर रखती है। अब यहाँ से आगे का सफ़र इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर कंपनी वालों ने रस्सियाँ लगाई होती हैं ताकि बैलेंस ना बिगड़े, और तो और बिना रस्सियों के कोई इंसान एवरेस्ट पर चढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये सब के सब आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, पर इन्हें बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फीट ऊपर चढ़ जाते हैं। अब नीचे कैंप से हेलेन, जो कि रॉब की टीम में होती है, रॉब को मौसम की जानकारी देती रहती है। मौसम तेजी से बदल रहा है। अब ये अपने टीम के साथ खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर हवा बहुत तेज होती है, लेकिन इन्हें ऐसा करके दिखाना है। इसके बाद ये अपने अगले कैंप तक, जो 26,085 फीट ऊपर होता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत ख़राब होता है। अब यहाँ पर ये सब तय करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन शुक्रवार 10 मई को मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है। तूफान का कोई नामो निशान नहीं होता और ये एक बार फिर से ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं, और यहाँ से शिखर पहुंचने का रास्ता 12 घंटे का है। इसके बाद ये 27,600 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं। वक्त होता है 4:39। अब यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बेक। उसकी आंखों में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रॉब उसे कहता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें सही लगे तो आगे बढ़ना, वरना तुम यहीं पे हमारा वेट करना। अब बचे हुए लोग जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि ऊपर रस्सियां नहीं होती, और ये वहां पर रस्सियां बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिना रस्सियों के ये एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। और यहाँ से 3 लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई होती है और अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पर बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी दरारें होती हैं और इन्हीं दरारों में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई है। अब इनकी पूरी टीम जिस जगह पर होती है ये 28,740 फीट की ऊंचाई पर है, और जब ये लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं इन्हें हाइपरथर्मिया हो जाता है। हाइपरथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होती है। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे इनको बहुत परेशानी होती रहती है, जैसे दिमाग में सूजन आ जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना। अब ये रस्सियां लगा लेते हैं और ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, किसी के अंदर शक्ति नहीं होती, बस इनके अंदर एक जज्बा होता है जिससे ये ऊपर जा रहे होते हैं। और दोपहर 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने ये करके दिखाया होता है जो ये करना चाहते थे। रॉब और उसकी टीम बहुत खुश होते हैं और वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो समय के हिसाब से इन्हें 2 बजे वापस लौटना चाहिए था, लेकिन ये लेट हो गए होते हैं और अचानक बादल मंडराने शुरू हो जाते हैं और इनसे सांस भी नहीं ले जा रही होती और इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं होती। अब ये नीचे जाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये थोड़ा नीचे आते हैं
तो इनके एक टीम का आदमी ऊपर आ रहा होता है जिसका नाम होता है डग। रॉब उसे मना करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आज मैं ऊपर नहीं जा पाया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। फिर रॉब उसे ऊपर लेकर आता है और तो और उसका भी सपना पूरा हो जाता है। और जब वो नीचे उतरना शुरू करते हैं तो डग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये दोनों ऊपर फंस गए होते हैं और रॉब की टीम रॉब को नीचे आने को कहती है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि मैं डग को छोड़कर वहाँ पर नहीं आ सकता, ये इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। फिर अचानक यहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान शुरू हो जाता है और रॉब डग को एक जगह पर छोड़कर दूसरी जगह ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है। वो डग से कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत, लेकिन डग का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और वो रॉब के पीछे पीछे आना शुरू कर देता है। ये रॉब को नहीं पता होता और डग खाई में गिर जाता है, जिससे कि डग मारा जाता है। यहाँ पर रॉब भी पूरी तरह से थक चुका होता है और तो और वो वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसका साथी आ जाता है जिसके हाथ में ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर होता है और वो रॉब को ऑक्सीजन भी दे देता है। वो दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो ऊपर फंसे हुए होते हैं। अब यहाँ पर रात के 3 बज रहे होते हैं और नीचे से इन्हें बताया जाता है कि इनके पास कुछ लोगों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो भी तभी आएंगे जब तूफान रुकेगा। अब सुबह के 5 बज जाते हैं और आज 11 मई की तारीख होती है। अब रॉब के साथ जो उसका साथी होता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर उसका साथी अपनी जैकेट उतार लेता है और कहता है कि बहुत गर्मी हो रही है। इसके बाद वो नीचे स्लाइड कर जाता है। अब इनके कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं होता और सुबह जैसे ही मौसम साफ होता है तो रॉब का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसके हाथ पैर जम चुके हैं और मेरे साथ मारे जा चुके हैं, मुझे मदद चाहिए। उसकी टीम बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल लगाओ, उसका फ़ोन सैटेलाइट के पास रख, उसे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनने दो, इससे उसे हिम्मत मिलेगी। और वो ऐसा ही करते हैं। वो रॉब और उसकी पत्नी की बात करवाते हैं। रॉब की पत्नी उसे कहती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में वहाँ पर धूप निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर रॉब को बहुत दिक्कत हो रही होती है। रॉब बोलता है कि मेरे हाथ पैर जम चुके हैं। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें चलते रहना होगा। फिर रॉब को ये पता चलता है कि जो लोग उसकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे, तेज हवा के कारण वो नीचे ही रुक गए हैं। अब रॉब की चिंता कर रही होती है और वो एक बार फिर से रॉब से बात करना चाहती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें वापस आना ही होगा। रॉब की पत्नी के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लड़की होती है जिसका नाम रॉब ने ही रखा होता है, सारा। और वो अपनी पत्नी को कहता है कि माफ़ करना, मैं अपने होने वाली बेटी से नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि उसे पता होता है वो यहाँ से नहीं निकल सकता और ये इसका आखिरी टाइम होता है। तो रॉब की पत्नी कहती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। इसी के साथ उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जितने भी लोग नीचे गए होते हैं वो सारे के सारे मारे गए होते हैं, लेकिन बेक अभी भी जिंदा होता है। अब उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, यानी भ्रम। उसे अपने बीवी और बच्चे दिखते हैं। वो हिम्मत से आगे बढ़ता है और वो नीचे कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर और भी लोग होते हैं, लेकिन बेक की हालत बहुत ख़राब होती है। अगर उसे टाइम पर मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो वो मारा जाएगा। और जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो बेक की वाइफ कहती है कि मैं हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करती हूँ। हेलेन जो रॉब की टीम में होती है वो उसको कहती है कि ऊपर हवा का दबाव बहुत तेज है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बेक की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी होती है वहाँ हेलीकॉप्टर के लिए कॉल करती है। इसके बाद वो बेक के लिए हेलीकॉप्टर भिजवा देती है। बड़ी मुश्किल से वो बेक को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉब वहाँ से नीचे नहीं आ पाता और वो हमेशा के लिए बाकी बचे हुए लोगों के जैसे वहाँ पर फंसा रह जाता है। उन सब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर बेक को नीचे लाते हैं और उसका इलाज होता है। हाथों और नाक का खून जमने की वजह से वो गल गए होते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटने पड़ते हैं। और आज भी वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से रहता है। जुलाई 1996 में
रॉब की बेटी होती है और उसका नाम उसकी पत्नी सारा रखती है, जो कि रॉब चाहता था। तो ये था 1996 का दर्दनाक हादसा। यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।